नमस्कार। बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने आ रहे हैं मध्य प्रदेश की सियासत के बारे में। दरअसल दिसंबर तक मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और अभी से चुनावी मुद्दे तय होने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट की बैठक में अनुकंपा नियुक्ति को लेकर एक बड़ा फैसला हुआ। कल तक की हम बात करें तो अनुकंपा नियुक्ति में परिवार के पुत्र को नियुक्ति दी जाती थी, पिता या माता की मृत्यु के बाद जो सरकारी नौकरी में हुआ करते थे। बेटियों को नौकरी इसलिए नहीं मिलती थी क्योंकि विवाह के बाद वो ससुराल में जाती थी, तो ऐसे में माता पिता की देखभाल कौन करेगा? जो पिता की मृत्यु पर माँ की देखभाल या माँ की मृत्यु पर पिता की देखभाल। लेकिन आज बेटियों के मामले में शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा फैसला किया कि अब बेटियों को भी अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी। इस पर भी विवाद शुरू हो गया है, क्योंकि अगर बेटियों को मिलेगी तो फिर उस दिवंगत पिता के बाद या माँ के बाद जो अकेला रह जाएगा परिवार में, उसकी देखभाल कौन करेगा? क्योंकि बेटी तो शादी के बाद ससुराल चली जाएगी। ये एक मुद्दा है। अभी तक जो 2022 दिसंबर तक का आंकड़ा हमारे पास था, वो ये बताता है कि मध्य प्रदेश में 50,000 ऐसे मामले हैं जिनमें अनुकंपा नियुक्ति होना है। ये तो हुआ अनुकंपा नियुक्ति का मामला। लेकिन लंबे समय से मध्य प्रदेश में ओल्ड पेंशन बहाली की बात हो रही है। ये भी चुनाव मुद्दा है, क्योंकि ओल्ड पेंशन बहाली के मुद्दे पर कुछ लोगों ने कविता बना ली, कुछ लोगों ने प्रार्थना बना ली, कुछ लोगों ने आरती भी कर ली कि अनुकंपा नियुक्ति के बाद हमें पेंशन भी दी जाए ताकि बुढ़ापा हमारा ठीक से कट सके। मैं इसमें सिर्फ 2 वाक्य और जोड़ूंगा, वो ये कि मध्य प्रदेश का जो बजट है वो लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास है और उसमें 48% पैसा वेतन भत्ते पर खर्च होता है। कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होता है। ये मामला है 48% का। अगर पेंशन बहाल हो जाएगी तो ये आंकड़ा और बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि बहुत सारी रकम तो सिर्फ वेतन भत्ते पर खर्च होगी, तो विकास के लिए क्या बचेगा? ये सरकार के सामने एक बड़ा संकट होगा, क्योंकि सरकार कहती है कि अब पेंशन बोझ हो रही है। लेकिन हमारा आज की चर्चा में ये मुद्दा रहेगा कि अगर कर्मचारियों की पेंशन बोझ है तो जो माननीय विधायक हैं, जो माननीय सांसद हैं, फिर उनकी एक दिन की सदस्यता के बाद पेंशन क्यों? फिर विधायक सांसदों की पेंशन भी बंद होनी चाहिए। अगर 30 साल काम करने के बाद कर्मचारियों को पेंशन नहीं, तो 5 साल के जनप्रतिनिधियों को पेंशन क्यों? इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बात करेंगे। चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हमारे सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी जी, और जल्दी जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी, और टेलीफोन लाइन पर जुड़ेंगे कर्मचारी नेता सुभाष सक्सेना जी, सुभाष श्रीवास्तव जी। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अभी सुभाष जी से हमारा संपर्क नहीं हुआ, लेकिन कमल राठी जी, सवाल यही है कि चुनाव का मामला आ गया है, अनुकंपा नियुक्ति और पेंशन ये मुद्दे बनने वाले हैं। अनुकंपा नियुक्ति के मामले में सरकार ने आज फैसला ले लिया कि बेटियां भी नौकरी में हकदार होंगी, लेकिन पेंशन के मामले थोड़े से इसमें पैंच है, इसमें उलझन है, क्योंकि आर्थिक बोझ का मसला बढ़ेगा। आपकी राय कि ये जो पेंशन है वो बहाल होनी चाहिए, या फिर पेंशन 30 साल काम करने के बाद जो ग्रेच्युटी मिलती है, जो पीएफ मिलता है, जो जीएफ मिलता है, उसके बाद पेंशन क्यों? आपकी राय। देखिए, पेंशन योजना जब लाई गई थी तो मुझे ऐसा लगता है उस समय की परिस्थितियां बड़ी अलग थी जी। आज परिस्थितियां बहुत अलग हैं। इसके अलावा जब आप भर्ती में नौकरी पे लगे हैं उसी दिन आपको क्लियर था कि हमें कौन सी पेंशन मिलेगी, क्योंकि पेंशन बंद नहीं हुई है, पेंशन का फॉर्मेट चेंज हुआ है जो लोगों को अस्वीकार भी हो रहा है। लेकिन जब आप नौकरी पे लग रहे थे तो आपको लग रहा था नहीं साहब नौकरी मिल जाए सरकारी, पेंशन की बात आपने उस दिन नहीं किया। तो अब 2004 से नौकरी में लगने के बाद 2022 में पेंशन का मुद्दा उठाना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि न्याय संगत नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे कहूँगा, कोई कॉलोनी बनती है, आप एक प्लॉट खरीदते हो कि साहब बगीचे के सामने मेरा प्लॉट हो, और कल उस बगीचे में मकान बना दिया जाए तो आप उसका विरोध करते हो। इसी तरह आप उस नौकरी में आए थे इस सोच के कि हमें पेंशन नई वाली स्कीम से मिलेगी, तो अब आपको पुरानी स्कीम को मांगने का अधिकार नहीं रहता है। दूसरी जब आप बात करते हैं तो इसका एक जनमत संग्रह भी अगर अपन मान लें तो अभी पटवारी परीक्षाओं के लिए भर्तियां निकली हैं, कुछ 6-7 हज़ार भर्तियों के लिए 12 लाख लोगों ने अप्लाई किया है, जिसमें पीएचडी और इंजीनियर और सभी विधा के लोग शामिल हैं। तो आप सोचिए कि पटवारी के लिए तो आज मुझे लगता है रोजगार बड़ा मुद्दा है, पेंशन उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। पेंशन के लिए एक मात्र सरकारी नौकरी में 1% 2% लोग होंगे
लेकिन इसकी जगह गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर पे, स्कूल पे, शिक्षा पे, कॉलेजेस पे, हॉस्पिटल पे, स्वास्थ्य के लिए इन पे खर्च करके अगर ये सुविधाएं निशुल्क कर दें, चाहे उसमें प्राइवेट हो या सरकारी आदमी हो, उसमें निशुल्क सुविधा लाभ लेगा तो वो उसको लाभदायक होगा, क्योंकि जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं उन्हें फिर पेंशन कहां से मिलेगी। इसके अलावा बचत से, म्यूचुअल फंड्स है, बहुत सारी SIPs हैं। आजकल ये सब फॉर्मेट आज से 30-40 साल पहले नहीं थे। तो मुझे लगता है कि ये सब जो नए फॉर्मेट्स आए हैं, इन फॉर्मेट्स के माध्यम से भी अगर आप प्लानिंग करते हैं तो एक बजट जैसा, आपका पेंशन जैसा कुछ एक अर्निंग आपकी रिटायरमेंट पे आप खड़ी कर लेंगे। तो मुझे इस पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं कि जो जिस नीति के निर्णय पे आधार पे स्वीकृति से, स्वेच्छा से नौकरी में भर्ती हुआ, उसे पेंशन मांगने का अधिकार नहीं है। चलिए, हमारे साथ कर्मचारी नेता, मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष जी जुड़ गए। सुभाष जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका INDU 24 में। जी नमस्कार। पहले तो ये कि जो वेतन भत्ते की जो बढ़े हैं अभी पिछले 3% या 4% का जो इजाफा हुआ है, आप लोगों की बड़ी लंबी मांग थी, उसके लिए आपको बधाई। सरकार ने देर से सही लेकिन आपकी मांगे स्वीकार की। लेकिन अभी जो एक पैंच फंसा है, जो चुनावी मुद्दा बनेगा, और चुनाव में कर्मचारी की बड़ी भूमिका होती है। अब वो पेंशन की बात हो रही है, क्योंकि जो विपक्ष में है कांग्रेस, जाहिर है कि सत्ता में आने के लिए हर कोई सारे उपाय करता ताकि सत्ता हासिल हो जाए। अगर कांग्रेस अपने वचन पत्र में पेंशन को शामिल करती है, जैसा कि संकेत मिल रहे हैं, और उस लिहाज से कर्मचारी पेंशन की डिमांड भी कर रहे हैं, कर्मचारियों ने पेंशन को लेकर आरती बना ली है, पैरोडी बना ली है, गाने बना लिए हैं, उसके बाद वो उसकी डिमांड भी कर रहे हैं। लेकिन क्या जो सरकार की वित्तीय स्थिति है, जो राज्य की आर्थिक हालत है, जिसका बजट लगभग 2.25 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है, 2,47,000 करोड़ पहले था, वो इस बार बढ़ गया है, और अगर हम बाकी चीज़ों को जोड़ लें तो लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाता है। उसमें 48% के लगभग वेतन भत्ते और इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च होता है। ऐसे में पेंशन की बात क्या सरकार की आर्थिक स्थिति को बदहाली की तरफ ले जाएगी, या वो बच जाएगी? आपकी राय जरूरी है या वो इसके बीच के रास्ते निकालने चाहिए? हम ये कहना चाहते हैं पेंशन के बारे में जी, कि सरकार के पेंशन के ऊपर ही क्यों ये खर्चे की बात आ रही है। विधायकों को, सांसदों को और बड़े बड़े अधिकारियों को पूरी सुविधाएं मिल रही हैं। अगर एक दिन के लिए भी कोई विधायक बनता है तो उसको एक पेंशन बनती है, और यदि 5 बार विधायक बनता है तो उसको 5 बार वो मिलती है। अभी लगातार IAS लोगों के और विधायकों के और सांसदों के लगातार जो है पेंशन मिल रही है। पर शिक्षकों की जब बात आती है तो शिक्षकों के ऊपर ही खर्चे की क्यों बात आती है? नहीं, सवाल शिक्षक का नहीं है, शिक्षक की बात नहीं है, वो तो हम ओवरऑल पेंशन की बात करें कि ओवरऑल पेंशन जी बोल रहे थे अभी कि पहले जब क्यों कर ली उन्होंने नौकरी? नहीं, पहले नहीं, अचानक रोकी गई है। पहले तो हम जब भर्ती हुए थे तब हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं था कि पेंशन नहीं मिलेगी। वो तो अचानक 2004-05 में अटल बिहारी जी की सरकार ने पेंशन रोक दी है। और इसके साथ ही जैसे 4-5 राज्यों ने पेंशन देने की तरफ कदम भी बढ़ाया है, तो उन लोगों का खर्चा भी तो कैसे न कैसे ही चल रहा होगा। लेकिन सुभाष जी, हमें इससे कोई एतराज नहीं कि पेंशन मिले या बंद हो। पेंशन मिलती है तो बहुत अच्छा है, और नहीं मिलती है तो भी हम कहते हैं कि अच्छा है, क्योंकि अगर नहीं मिले तो सरकार का फैसला है, और सरकार जनता में चुनी हुई सरकार है, कोई ऊपर से आई हुई सरकार नहीं है। आपका ये मुद्दा महत्वपूर्ण है जो हमने चर्चा की शुरुआत में जोड़ा था कि अगर कर्मचारियों की पेंशन बंद होती है तो फिर सांसद विधायक की पेंशन बंद होनी चाहिए। अगर आप कर्मचारी संगठन इस मुद्दे को लेकर आंदोलन करें तो मुझे लगता है कि जनता का बड़ा समर्थन आपको मिल सकता है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि के रूप में, जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हमारे साथ कमल राठी जी बैठे हुए हैं, कमल राठी जी ने तो इस मामले में साफ टिप्पणी की कि अगर पेंशन नहीं होती है तो ये आपको पता है कि पेंशन हमारी नहीं मिलेगी, और उस हिसाब से आदमी अपनी लाइफ को प्लान करता है। अगर ऐसे में प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वहाँ पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है, प्राइवेट सेक्टर के लोग भी काम करते हैं और वहाँ किसी तरह की कोई डिमांड नहीं होती है। आपकी बात आप पूरी करें कि ये मामला विधायक सांसदों की पेंशन पर भी आकर टिकता है, क्योंकि उनको भी ये सारी पेंशनें बंद की जानी चाहिए, उनको सुविधाएं देना बंद करनी चाहिए जिसमें अरबों रुपए खर्च होता है। इस पर आपकी राय? हम ये कहना चाहते हैं
कि पूरे 60 साल तक व्यक्ति नौकरी करता है जी। और जब उसको पैसों की आवश्यकता होती है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी ब्याह मकान, और तब उसकी अचानक 1000 रुपए, 800 रुपए, 1200 रुपए मिलती है, तो एक मजदूर कमा लेता है, तो ये तो बड़ी वैसी बात है। मतलब मानव अधिकारों का उल्लंघन है सीधे सीधे। और पहले जब पेंशन मिलती थी तब भी तो सरकार के पे खर्चे चल रहे होंगे, और पेंशन मिलने लगेगी तब भी खर्च चलेंगे, और अभी भी तो कर्जा लेना पड़ रहा है। पेंशन नहीं देने के बावजूद भी सरकार को लगातार कर्जा लेना पड़ रहा है। तो मेरे को लगता है कि उससे सरकार के ऊपर बोझ आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। मुझे तो आपकी बात सुन के एक नारा याद आ रहा है जो 1980-90 के दशक में लगता था, 70 के दशक में, कि चाहे जो मजबूरी हो, बाकी आप उसे पूरा कर सकते हैं। सुभाष जी, मजबूरी नहीं है, इसे ऐसी कोई मजबूरी जैसी बात नहीं है। हम लोग 60 साल तक, 62 साल तक जब इतने रुपयों में काम करेंगे हम, और अचानक जब हम रिटायर हो जाएंगे, अच्छा, तो प्राइवेट फिर सेक्टर हम में क्या करेंगे? प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़े पैमाने पर नौकरी मिलती है। सरकारी जो तंत्र है, जो सरकारी सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, उसमें मुझे लगता है कि 2-3% नौकरी होती है। बाकी तो लोग प्राइवेट ही करते हैं काम, उनका जीवन कैसे चलता होगा? वहाँ पे सैलरी इतनी मिलती है, और भी कई स्कीमें हैं वहाँ पर, लेकिन यहाँ जो स्कीम जो एनपीएस जो है, एनपीएस के अंतर्गत आज तक ऐसा लग रहा है कि अभी ये जो घोटाला हुआ है उसमें ऐसा लग रहा है कि एनपीएस का बड़ा घोटाला आने वाला है। एनपीएस की राशि हम लोगों की कहाँ जा रही है इसका आज तक पता नहीं है। सरकार जो है कहाँ लगा रही है, शेयर मार्केट में लगा रही है, और शेयर मार्केट के अभी देखा होगा हाल, अडानी जी के क्या हाल हो रहे हैं, उसमें एकदम कितना घाटा हो गया है। तो मतलब शिक्षकों के जो शिक्षक और अन्य कर्मचारियों को पैसों का इस तरह से उपयोग कर रही है सरकार। जी, चलिए, तो मैं तो अभी उसी बात पे मेरी सुई अटकी है कि चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। योगीराज जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार, आप टेलीफोन लाइन पर बने रहिए। सुभाष जी, योगीराज जी, दरअसल अनुकंपा नियुक्ति का मामला और पेंशन का मामला, और पेंशन में हम सिर्फ सरकारी कर्मचारी की पेंशन की बात नहीं कर रहे हैं, सांसद विधायक की पेंशन भी बंद होनी चाहिए। क्योंकि अगर सरकारी कर्मचारी 60 साल काम करने के बाद आप उस बेचारे की पेंशन बंद करते हैं जिसने आपको 30 साल सेवा दी, 35 साल सेवा दी, तो फिर ये 5-5 साल के जो सरकारी हमारे जो सांसद विधायक होते हैं, जिनकी जो आय है, जिनकी इनकम है, जिनकी संपत्ति 5-5 साल में 200, 300 गुना बढ़ रही है, आखिर वो कौन सा धंधा करते हैं, कौन सा उनके पास फार्मूला है, उन्हें पेंशन क्यों मिलनी चाहिए? उनको सांसद और विधायक जब पद से हट जाते हैं, पूर्व बन जाते हैं, तब उनको क्यों रेलवे में पास मिलने चाहिए, तब उनको क्यों बाकी सुविधाएं मिलनी चाहिए? उनके साथ भी वही व्यवहार होना चाहिए जो आम व्यक्ति के साथ होता है या एक सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारी के साथ होता है। आपकी राय? बिल्कुल सही बात है राघवेंद्र जी। और असल में क्या है कि जब एक तरफ ऐसी उदाहरण आते हैं कि सांसद विधायकों को पेंशन मिल रही है, तब दूसरी तरफ दूसरा वर्ग अपने आप ही डिमांड करने लगता है। अभी भी जो डिमांड आ रही है वो यही कि साहब आप उनकी नहीं रोक रहे, हमारी क्यों रोक रहे हैं? बिल्कुल, ये नहीं है कि साहब ये आर्थिक और वित्तीय बोझ बहुत पड़ जाएगा बजट पे इसमें, लेकिन योगीराज जी ये कि उनकी नहीं रोक रहे तो हमारी क्यों रोक रहे हैं? हमारा कहना ये कि अगर हमारी रोक रहे हैं तो उनकी भी रोकिए। हाँ, डिमांड ये भी हो सकती थी कि हमारी आप रोक रहे हैं पेंशन तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप विधायक और सांसदों की पेंशन और उनको पूर्व विधायक और सांसदों के नाते मिलने वाली सुविधाएं बंद करो, क्योंकि वो 5 साल में इतना कमा लेते हैं कि उनकी 2-3 पीढ़ियां उसको चल सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जो उदाहरण पेश करने वाले जो लोग हैं, जिनसे उम्मीद की जाती है, जो कानून बनाते हैं, जो संसद विधानसभा में बैठते हैं, यदि उनकी पेंशन बंद नहीं हुई तो स्वाभाविक तौर पर डिमांड उठेगी कि साहब हमें भी पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। अच्छा, दूसरा एक और सबसे प्रमुख बात क्या है कि लोकतंत्र में जी आप नियम कई बार शिथिल करने पड़ते हैं। आपको आप नियम बनाते हैं व्यवस्था के लिए, लेकिन कई बार आपको चेंज करने पड़ते हैं। जैसे कि अब कई स्टेट्स ने नहीं दे रहे ओल्ड पेंशन स्कीम, लेकिन कई स्टेट्स ने लागू कर दिया उसको, इस बारे में ऑर्डर जारी कर दिए। और एक बात और मैं आपको बताऊँ, हिमाचल प्रदेश का यदि मैं उदाहरण दूँ आपको, हाल ही चुनाव वहाँ हुए हैं, हमारे कई सारे वहाँ मित्र हैं, मीडिया के लोग भी हैं। जब वहाँ चुनाव हो रहे थे तो लोगों ने कहा था कि साहब भाजपा ने बहुत बढ़िया यहाँ काम कराए हैं और यहाँ ऐसा कोई संभावना ही नजर नहीं आती कि भाजपा हार जाए। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम हिमाचल प्रदेश की बहुत बड़ी मुद्दा बनी चुनाव में जी, और परिणाम सबके सामने है। तो लोकतंत्र में ऐसी स्थितियां निर्मित हो जाती हैं और इसलिए सरकार को फिर झुकना पड़ता है।
और सबसे प्रमुख बात यह है कि भले ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी मना कर चुका है कि इतनी आप यदि पेंशन दोगे तो उससे अनियमितताएं बढ़ेंगी, वित्तीय बोझ बढ़ेगा। लेकिन क्या करें, अब चूंकि सरकार बहुत सारे लोगों को बहुत सारी मुफ्त में रियायतें देती हैं। एग्जाम्पल की बात करो आप, कई तबके ऐसे हैं इस देश में, कई ऐसा बड़ा बोर्ड वर्ग है जो कभी डिमांड ही नहीं करता कि साहब हमें ये दो, लेकिन सरकार जबरन उनके मुंह में ठूस देती है सुविधाएं। जैसे कि उन्होंने साहब कई सारे ऐसा उदाहरण है जो अभी दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए और तमाम और जो वर्ग हैं उन सब के लिए कोई ऐसी कोई डिमांड ही नहीं हुई थी। जैसे किसानों का कर्ज माफ हो, कौन से किसान ने कर्ज माफ की मांग की थी सरकार के सामने? जबरन में सरकार किसानों को कर्ज माफ करने लग जाती। ये मैं नहीं कह रहा कि नहीं करना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि जो बेचारा कर्मचारी, हर ऐसा कोई दिन नहीं जाता मध्य प्रदेश में जब कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन नहीं कर रहा हो। तो जब ये डिमांड कर रहे हैं तो इनकी डिमांड आप पूरी नहीं कर रहे, और एक वर्ग ऐसा जो डिमांड कर ही नहीं रहा, और सरकार घोषणा करी जा रही। 1000 लाडली लक्ष्मी को मिलेंगे, 1000 महिलाओं को मिलेंगे, फिर 6000 किसान सम्मान निधि मिलेगी, फिर 4000 प्रधानमंत्री सम्मान निधि मिलेगी। असल में वोट चाहिए और सरकार बनानी है किसी भी कीमत पे। एक फिल्म आई थी कि वो थी कि हम तो मोहब्बत करेंगे तो किसी भी कीमत पे करेंगे। सवाल में उसका नाम जैसे मुझे याद आएगा ठीक से मैं ज़रूर शेयर करूंगा। लेकिन पंजाब का मैं घटनाक्रम बता दूं कि जब आम आदमी पार्टी के पास सरकार आई तो पंजाब की सरकार ने ये फैसला किया कि हम विधायक को एक ही पेंशन देंगे। इससे पहले तक वहाँ एक एक विधायक को 3-3 लाख रुपए प्रति माह पेंशन मिल रही थी, अब वहाँ 75,000 रुपये पेंशन की बात हो रही है। तो अगर सरकार तय कर ले तो ऐसा नहीं कि विधायक सांसदों की कोई पेंशन बंद करने पर बवाल हो जाएगा। जब आप कर्मचारियों की पेंशन बंद कर रहे हैं, अधिकारियों की पेंशन बंद कर रहे हैं, तो विधायकों की पेंशन भी बंद कर सकते हो। और आपने कहा कि जो डिमांड नहीं कर रहा उनकी भी आप पूर्ति कर रहे हैं, उनको भी आप दे रहे हैं। जब आपके पास पैसा नहीं है, जेब खाली है, तो आप बेवजह क्यों बढ़ा रहे हैं? सरकार बने ना बने ये अलग बात है। मुझे याद है कि पिछली बार राठी जी भी इस बात से सहमत होंगे, जब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि वो किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ करेगी, तब भाजपा ने कहा था कि ये वचन पत्र व्यवहारिक नहीं है, कोई भी सरकार इसको पूरा नहीं कर सकती क्योंकि सरकार पर बहुत बोझ आने वाला है। और उन्होंने कहा था कि भले ही हमें इसमें नुकसान उठाना पड़े लेकिन हम इस तरह की चीज़ों को अपने संकल्प पत्र में या घोषणा पत्र में नहीं जोड़ेंगे। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी चुनाव में पिछड़ गई, कांग्रेस सरकार में आई और वो 15 महीनों में उस बात को पूरा नहीं कर पाई। जब उन्होंने कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ नहीं तो सीएम साहब, 15 महीने में भी किसानों का कर्जा माफ नहीं हो पाया था क्योंकि वो व्यवहारिक नहीं था। उसके लिए सरकार को बहुत गुणा भाग करने पड़े थे, फिर भी वो किसी तरह से उस फ्रेम में नहीं आ रहा था 2 लाख तक का कर्जा माफ। मुझे लगता है कि पेंशन वाली बात भी अगर एक सिरे से विधायक सांसदों की पेंशन भी बंद कर दी जाए तो हमारे जो माननीय कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं और जो अपने आप को दुखी महसूस कर रहे हैं उनका दुख थोड़ा कम होगा कि चलो हमारी बंद हुई तो ठीक है, विधायक और सांसदों की भी तो बंद हो गई है। आपकी राय? नहीं, एक और बात इसमें महत्वपूर्ण आती है कि चलिए ठीक है, मान लो भाजपा, जैसा कि आपने जिक्र किया कि साहब किसानों को कर्ज माफी को लेकर भाजपा थोड़ी रिजिड हो गई थी जी। सवाल ये है कि चलो भाजपा नहीं दे रही, लेकिन अन्य कई राजनीतिक दल तो ऐसे हैं जो रेबड़ी के आधार पर सत्ता हासिल किए हुई है, जो आते से उनका कुछ काम नहीं निकला, बिजली माफ कर देंगे, नल का पानी माफ कर देंगे, चीज फलानी माफ कर देंगे, वो इसी आधार पर सत्ता में आ गए। तो जब ऐसे राजनीतिक दल देश में मौजूद हो तो हर राजनीतिक दल को फिर सोचना पड़ता है कि हमने, अब जैसे कांग्रेस ने तो घोषणा ही कर दी कि हम यदि सत्ता में आए तो हम पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे जी, तो मजबूरी में सरकार पर दबाव पड़ता है। फिर जब दबाव पड़ता है तो वो जो बात जो हो रही है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है, जो कानूनी विशेषज्ञ कह रहे हैं, जो आर्थिक सलाहकार लोग कर रहे हैं, मोंटेक आलूवालिया ने कहा कि साहब ये अनावश्यक वित्तीय बोझ बढ़ेगा, लेकिन ये सारी चीजें फिर गौड़ हो जाती है क्योंकि आपको पता है कि हम नहीं करेंगे, दूसरा तो तैयारी बैठा करने के लिए। बिल्कुल राठी जी, दरअसल आपने कहा कि आपको नौकरी के वक्त ये पता होता है, कम से कम जो 2004 के बाद नौकरी में आए होंगे उनको मालूम है कि पेंशन नहीं मिलने वाली है। तो 2004 से 2023 है, ये 20 साल हो गए। 20 साल में अब उनके पास सामने भी संकट आया कि हम अगले 10 साल बाद सेवानिवृत्त होंगे तो पेंशन नहीं मिलेगी। चूंकि आपने कहा कि आपको पता है, उस समय आपने कोई विरोध नहीं किया क्योंकि आपको सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए थी। अब आप कह रहे हैं कि हमको नौकरी के साथ हमको पेंशन भी चाहिए। तो सवाल ये कि अगर विधायक सांसदों की पेंशन भी बंद कर दी जाए तो ये एक पॉजिटिव फैसला होगा और उसमें वो लोग कम दुखी होंगे जिनकी पेंशन पूरी तरह से बंद हो गई है। अपने यहाँ तो एक कहावत है कि अगर हमारी एक आंख फूटने से सामने वाले की 2 फूट जाती तो आप हमारी 1 फोड़ दीजिए। तो कम से कम विधायक सांसदों की पेंशन बंद होगी तो हमारे जो बाकी लोग जिनकी पेंशन बंद हो रही सरकारी, वो शायद थोड़ी सी राहत महसूस करेंगे। देखिए, पेंशन बंद होना नहीं है, पेंशन का रिफॉर्म हुआ है। इस वक्त जैसे जैसे आज़ादी के बाद हमारा देश आगे बढ़ा है और हर चीज़ों में रिफॉर्म करने की आवश्यकताएं पड़ी और रिफॉर्म किया गया, उसी तरह एक पेंशन भी रिफॉर्म किया गया।
जो आप विधायक और सांसद की पेंशन की बात कर रहे हैं तो उनका एक अलग क्राइटेरिया है। उस क्राइटेरिया का आज तक में कोई विरोध जनता में से किसी ने विरोध नहीं किया। जब विरोध ही नहीं कर रहे हैं तो वो काहे के लिए करेंगे? इसके लिए जनता को विरोध करें। भाई कांग्रेस अपने या बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में लाए कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो कल से विधायक और सांसद की पेंशन बंद कर देंगे। बिल्कुल भाई जैसे आप इसका कह रहे हैं वो अपने मैनिफेस्टो में ले आए। तो मुझे ये लगता है कि जनता उस पर वोट नहीं करती है। और जो मैंने नौकरी की बात कही कि जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि मैंने कोई प्लॉट खरीदा और सामने पार्क था, वहां अगर घर बनता है तो क्या मुझे स्वीकार होगा? तो फिर जब हमें मालूम है कि 2003 में रिफॉर्म के बाद हमारी नई पेंशन स्कीम के तहत ही पैसा मिलना है और हमको स्वीकार करते हुए हमने नौकरी को ज्वाइन करी, तो फिर हमें किस अधिकार से मांग रहे हैं? मेरे हिसाब से आपका अधिकार नहीं बनता। दूसरी बात, जो रिफॉर्म्स हुए उसमें आप देखिए मार्केट सन 47 का और 2022 के बाजार में अंतर है। आज इतनी सारी स्कीम्स हैं जिसके सहारे गवर्नमेंट प्राइवेट LIC की इंश्योरेंस स्कीम्स आ रही हैं जो आपका पेंशन एश्योर्ड करती हैं कि आप इतना जमा करिए। गवर्नमेंट की सैलरी पहले बहुत कम होती थी, आज बहुत ज़्यादा है। जैसे मेरे मौसा जी हैं, वो 90s में रिटायर हुए हैं, उनकी डेथ होने के बाद फैमिली पेंशन 8,000 रुपये आती है उनकी वाइफ को। वो नायब तहसीलदार के पद से रिटायर हुए थे। तो आज आप बोलेंगे तो 8-10 हजार रुपए में कोई जीवन यापन तो नहीं चल रहा है। बिल्कुल। लेकिन उनका उतना ही रिफॉर्म में उतना ही, अब नए वालों को तो बहुत अच्छा मिला उसके बाद। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेंशन की आवश्यकता, क्योंकि प्राइवेट में बहुत ज्यादा लोग हैं। लेकिन ये मुद्दा है, चूंकि सरकारी कर्मचारी तो वो पेंशन की बात तो करेगा, क्योंकि सरकारी नौकरी और उसमें पेंशन का मामला होता है, यही तो उसके लिए सबसे बड़ी बात होती है। जी यही मैं कह रहा हूँ सर, वो आकर्षण है ना जी। लेकिन वो आकर्षण छूट कहाँ रहा है? आज 7,000 नौकरी के लिए 12 लाख लोग अगर अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब जनमत इसके साथ है कि बिना पेंशन भी हम सरकारी नौकरी करेंगे। बिल्कुल। अब चूंकि समय बदल गया है, सुभाष जी, आपके एक शिक्षक सुनील कुमार ने तो बकायदा मोदी से गुहार करते हुए उनको आरती भी लिख डाली है कि पुरानी पेंशन दो भगवान, सबका साथ सबका विकास में सबका विश्वास भी हो। पेंशन हमारी बुढ़ापे की लाठी है और इसे हमसे न छीने, हमारी पुरानी पेंशन दोबारा लागू करें। इतनी कम पेंशन में परिवार कैसे पाले? सुनील के वीडियो को अच्छी प्रतिक्रिया भी मिल रही है। सुनील कुमार जैन शिक्षक है जिन्होंने एक आरती बनाकर मोदी की फोटो के सामने गाई भी है। आपकी अब बहुत आखिरी में सुभाष जी, बहुत संक्षेप में अंतिम टिप्पणी। हाँ, हमारा कहना ये है कि जो 2004 के बाद जो नौकरी में आए हैं जी, तो वो उनको चाहे भले ही वो दे दी जाए NPS, लेकिन जो 2004 के पहले जो आए थे उन लोगों को तो पुरानी पेंशन मिलना चाहिए कम से कम। और आपने एक जो अनुकंपा नियुक्ति का जो मुद्दा उठाया है जी। आज एक कोर्ट ने फैसले के तहत सरकार ने वो लड़कियों को वो जो दी है नौकरी अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी जी, तो वो उसका वैसे स्वागत करते हैं हम लोग। परंतु उसके साथ ही जो अनुकंपा नियुक्ति में जो प्रयोगशाला शिक्षक जो थे उनकी जो अभी तक रोक लगी हुई है उसको भी तत्काल सरकार को निर्णय लेना चाहिए। बिल्कुल जी। अनुकंपा नियुक्ति का मतलब होता है कि अनुकंपा ही देर से मिलेगी तो परिवार फाके कशी की स्थिति में आता है, भूखे मरता है और वो सड़क पे लोग आते हैं। तो अनुकंपा के मामले में तो संवेदनशीलता बरती हुई सरकार को चाहिए कि जैसे ही परिवार में किसी की मृत्यु होती है उसके परिजनों को अगले महीने से ना सही 2-3 महीने बाद अनुकंपा नियुक्ति का स्थायी प्रावधान कर दिया जाए, ताकि लोग उसके लिए भटके ना, मारे ना फिरे। ये मैं कहना चाहूँगा। इस पूरे मुद्दे पर मैं सबका साधुवाद करूंगा कि सबने चर्चा में हिस्सा लिया। अंतिम टिप्पणी के लिए अगर कोई आप कहना चाहते हैं योगीराज जी, तो जरूर 2-3 वाक्यों में अपनी बात कहें। नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ कि अनुकंपा में काहे की देरी जी, तुरंत अनुकंपा हो। दूसरी एक और बात है कि सुभाष जी जैसे कह रहे हैं कि साहब 2000 बाद वालों को मत दो, 2003-4 वालों को पहले, तो ये डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए कर्मचारियों में। कर्मचारी एक है, चाहे बाद में आओ चाहे पहले आओ। इसमें क्या है, कर्मचारी संगठन दो फाड़ हो जाएंगे अभी। आप 2004 के बाद वालों को ये कहेंगे साहब इनको नहीं मिलना चाहिए, तो आपका साथ कौन देगा? उनका कहना है कि 2004 के बाद चूंकि सरकार ने फैसला किया है कि हम पेंशन नहीं देंगे, तो 2004 के बाद वालों को भले न दें, क्योंकि उस सरकार का फैसला था। लेकिन 2004 के पहले तो सरकार ने कोई ऐसा निर्णय नहीं किया था, और उस समय जो लोग नौकरी में आए 2003 में, उनको तो पता ही नहीं था कि 2004 में ये बंद होने वाली है। ऐसा तो दिग्विजय सिंह ने शिक्षकों को 500 रुपये वेतन मान दिया था, तो क्या ये 500 रुपये मिलना चाहिए उनको? क्या ये तो समय के अनुसार सरकार बढ़ाती रहती है और देशकाल परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेती है। कर्मचारी एक ही होता है, इस तरह की बात नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, उन्होंने ये नई टर्म्स एंड कंडीशंस है, लेकिन जब मैं जिस चीज का जिक्र कर रहा हूँ कि आप कई लोगों को बिना मांगे दे रहे हो, आप जैसे जरूरत से ज्यादा दे रहे हो आप। बिल्कुल। तो ये तो आपके 30 साल आपकी सेवा कर चुके लोग। तो कुल मिलाकर जरूरत से ज्यादा किसी को न मिले, लेकिन किसी की थाली खाली भी ना हो। अगर बुढ़ापे में
पेंशन जरूरी है तो पेंशन के दूसरे उपाय ढूंढे जाए, उनके विकल्प ढूंढे जाए ताकि पेंशन जैसा उनको मिलता रहे। ये बात जरूर होनी चाहिए ताकि उनका बुढ़ापा ठीक से कटे जिन्होंने सरकार की 30 साल सेवा की है। सुभाष जी आपका बहुत बहुत साधुवाद, आपने चर्चा में हिस्सा लिया। योगीराज जी आपका भी, कमल राठी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं बाखबर में ये बताना चाहता हूँ कि चुनाव में जरूर मुद्दे बनेंगे और पेंशन को लेकर सरकार पर बोझ आने वाला है, ठीक वैसे जैसे किसानों के कर्ज माफी की बात थी। तो ये भी चीज़ें संभाल कर चलने की जरूरत है। राजनीति अपनी जगह है, देश की या राज्य की अर्थव्यवस्था अपनी जगह है। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।